अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जी क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of July. रिपीट कर दूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of July. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 250,000, 2.5 लाख रुपए। ब्रैकेट में लिखिए 10,000 kg, 10,000 kg 10,000 किलो। मटेरियल कॉस्ट बताइए मैंने 250,000, 2.5 लाख रुपए, और ब्रैकेट में कहा है 10,000 kg। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140,000, 140 1,40,000 रुपए। FOH 74,000, 74,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और यही स्लैश एक्चुअल लॉस। नॉर्मल लॉस भी यही है, एक्चुअल लॉस भी यही है। 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। FOH is applied, FOH is applied FOH is applied at 50%, 50% of direct labor cost. रिक्वायर्ड है आपसे, जी आपसे कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट। अच्छा, एक नोट लिख लें, और पूरी कॉस्ट में मैं हर चैप्टर में मुख्तलिफ नोट्स टिप्स लिखवाता रहूँगा, तो एक टिप ये लिख लें, और इसकी वजह है, इस टिप की वजह है, रटा नहीं है, इसकी वजह है, लेकिन वजह आगे आएगी। टिप ये लिख लें कि अगर FOH अप्लाइड भी दिया हुआ है और एक्चुअल भी दिया हुआ है, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर FOH अप्लाइड यूज़ करना है। FOH अप्लाइड और FOH एक्चुअल दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर FOH अप्लाइड को यूज़ करना है। अच्छा, ये जो आप अल्फाज याद करके लिखते हैं ना कि अप्लाइड भी के बाद सर ने क्या कहा था, दिया, हाँ दिया के बाद कहता है,
आप बात समझें और लिखें। मैंने बात यह की है कि अगर सवाल में एक्चुअल एफओएच भी हैं और अप्लाइड एफओएच भी हैं तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में अप्लाइड एफओएच को यूज़ करना है। इसकी वजह आएगी लेकिन कुछ अर्से बाद। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड एफओएच भी हैं, एक्चुअल एफओएच भी दिए हुए हैं, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में फिर भी अप्लाइड एफओएच को यूज़ करना है। अगर दोनों में से है ही एक एफओएच तो वही यूज़ कर लें। तो मसला ही तब है कि दोनों हो तो क्या करना है, तो अप्लाइड वाले को यूज़ करना है। चलें करें सॉल्व। नहीं 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 नहीं, एक चीज़ रहेगी सवाल में। सवाल में एक लाइन लिखें, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹8, ₹8 पर केजी, ₹8 पर केजी। चलें, पिछली क्लास में फार्मूला लिखा था तो अब उसमें वैल्यूज पुट करें और कॉस्ट पर केजी बताएं। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 250,000 प्लस लेबर है 140 और साथ एफओएच है 70 और माइनस कितने यूनिट्स, कितने किलो लॉस हुआ? 5%, यानी 10,000 का 5% क्या बना? 500। तो 500 और एक ₹8 का है 4000 डिवाइडेड बाय कितने किलो बने? 9500। क्योंकि 10,000 किलो में से 500 किलो 5% तो ज़ाया हो गए, तो 9500 किलो बने। कितना बन गया? 48 पॉइंट, पूरा 48। इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन लिखवाई थी कि एफओएच इज अप्लाइड एट 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये क्या चीज़ है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? ये OAR है। एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें OAR रुपीज़ पर यूनिट, रुपीज़ पर मशीन आर, रुपीज़ पर लेबर आर, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट करके निकलता था। तो अगर कहा है 50% ऑफ लेबर कॉस्ट है तो ये OAR है। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे? 50% OAR है, कैसे अप्लाई करें? जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है यानी 140,000, उस पर 50% लगा दें, ये अप्लाइड एफओएच बन जाएगा। ऐसे निकला 70,000। $70,000 ओके। और लिखें सवाल।
क्या हुआ? 9500 कैसे आया? 10,000 किलो इनपुट हुए और कितने किलो ज़ाया हो गए? 500, तो 9500 बन गए। सेम डाटा इज इन प्रीवियस क्वेश्चन। अगला सवाल है सेम डाटा इज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट डिफेक्टिव यूनिट, सिर्फ चेंज बता रहा हूं, डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड एट 15 रुपए पर केजी, 15 पर केजी आफ्टर इनकरिंग अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 5 रुपए पर केजी। यानी इस ख़राब वाले पे हम 5 खर्च करेंगे, फिर कहीं जाके 15 का बिकेगा। चलें अब निकालें कॉस्ट, देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी सारा डाटा वही है, सारा डाटा वही है, बस मैंने पहले कहा था कि डिफेक्टिव 8 रुपए का बेचेंगे, अब कह रहा हूं कि 5 खर्च करके फिर 15 का बेचेंगे। सोचिए लॉजिकली और देखें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। देखते हैं हाँ जी, इधर क्या लिखूं फिर अब? 10 क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था कि इसके अगेंस्ट अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो इसी का वजन कम हो जाएगा, तो नेट रिकवरी 10 रुपये हो रही है, इसलिए 10 रुपये। 47 ये बात दोबारा सुनिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि ज़ाया होने वालों का बोझ ये उठा रहे हैं, तो अगर वो लाशें बेच देंगे तो उनका वज़न ही कम कर लेंगे, तो इसलिए माइनस कर रहे थे। तो अब वो बिकनी ही नेट 10 रुपए की है, इसलिए 10 रुपये। कर लें मतलब प्लस 500 इंटू 5 माइनस 500 इंटू 15 कर लें, 5 ऐड कर लें, 15 लेस कर लें, ठीक है कर लें। अच्छा, अगर लाशें बेचने की बजाय ठिकाने लगाने पे भी खर्च होता हो तो वो ऐड हो जाएगा। ये तो है ना, कुछ रिकवर हो रहा था तो माइनस हो रहा है, अगर वो मरते मरते भी और नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो भी प्लस हो जाएगा। नहीं, मर तो गए लेकिन लाशें भी तो दफनानी है ना, तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो भी इसी खर्चे में ऐड होगा। बस नोट लिखना है कि सवाल लिखना है? बस लिख लें नोट पे कि अगर ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं ये बिकने की बजाय फेंक रहे हैं और फेंकने पे भी खर्चा हो रहा है,
हैं जी? हाँ, क्यों क्यों? हाँ हाँ, तो वो तो जस्ट मरते मरते रिकवर कर गए ना, या अगले प्रोसेस में जा रहे हैं? अगले प्रोसेस में जा रहे हैं या बस मरते मरते कुछ रिकवर करा गए? लॉस हो गया ना, क्या सही सलामत हो गया, अगले प्रोसेस में जा रहे हैं, तो बस फिर आउटपुट तो नहीं है वो, अगले प्रोसेस में तो यही जा रहे हैं। हाँ जी, उनको निकाल देना है बाहर, उनका खर्चा इन पे डाल देना है। मैंने अभी नोट लिखने को ये कहा है कि अगर इसको बेचने की बजाय, डिफेक्टिव यूनिट्स को बेचने की बजाय फेंकना होता और फेंकने पे खर्चा आना होता, तो ऊपर फार्मूले में इधर माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा वो खर्चा। अभी 1.1 क्या बनाया था कि एक्चुअल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस के बराबर है। जो नॉर्मल लॉस से ज़्यादा है उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, एबनॉर्मल। मिसाल के तौर पे P1 में इनपुट हुआ 10,000 किलो और हमारा अंदाज़ा था कि इसमें से 5% ज़ाया होता ही होता है, यानी 500 किलो हमें उम्मीद थी कि ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन 700 किलो ज़ाया हो गए। बने कितने? 90, 300। अंदाज़ा हमारा 500 का था, तो 500 से कितने ज़्यादा ज़ाया हो गए? इसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। अच्छा, ये जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है ना, ये सिर्फ तादाद का फ़र्क है। यानी ऐसा नहीं है कि जो थोड़े से ख़राब हुए वो नॉर्मल लॉस है और जो बिल्कुल ही बेकार हो गए वो एबनॉर्मल लॉस है, नहीं। ये जो 700 हैं, अभी हो सकता है कुछ सवाल का एक लेवल ऐसा भी आए कि जिसमें कहा हो कि ये जो 700 हैं इनमें से कुछ ज़्यादा ख़राब हैं, कुछ थोड़े ख़राब हैं। ऐसा हो सकता है, होता नहीं है वैसे, हो सकता है। मोस्टली यही होता है और शायद हुआ भी आज तक ऐसा ही है कि ये जो 700 किलो ज़ाया हुए हैं, इनमें से 500 नॉर्मल और 200 एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि 500 मुनासिब से जले हैं और 200 ज़्यादा सड़ गए हैं। ये 700 के 700 फिज़िकली एक ही जैसे ख़राब हुए हैं। फिर नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है? सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है कि हमने जितनी क्वांटिटी ज़ाया होने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी ज़ाया हो गई है, तो वो जो ज़्यादा ज़ाया हुई है वो एबनॉर्मल लॉस है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था, प्रोसेस कॉस्टिंग में ये यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मशीनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक ही जैसी ख़राब हो रही हैं। देखिए, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, मैं इसमें बहुत सारी पहले भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी पढ़ाऊँगा आपको लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें डाली जा सकती हैं। आप कहें कि सर क्या पता ये 5 मिनट पहले ख़राब हुआ होता, वो थोड़ा सा और पक गया होता, वो 15 मिनट बाद ख़राब हुआ होता, क्या पता वो थोड़ा टूटा होता, वो ज़्यादा टूटा होता, उसमें सिर्फ किरचियाँ हुई होती, उसमें दरार पड़ी होती, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है।
लेकिन सवालों के अंदर इतनी मुश्किलें नहीं डाली होती, ये तो सवाल बनाने वाले से भी नहीं हैंडल हो पाएंगे। असल में बिजनेसेस इनके लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हल कर लेंगे मुनासिब। तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 700 किलो हैं ये एक ही जैसे ख़राब हुए हैं। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है आपका कि नॉर्मल वो होते हैं जो रूटीन में ख़राब होते ही होते हैं, और एब नॉर्मल वो होते हैं जो चोरी से ख़राब हो गए, आग लगने से ख़राब हो गए, वो सिर्फ परचेज़ के एंगल से था। मैंने आपको इन्वेंट्री की जब कैलकुलेशंस एंट्रीज बताई थी वहाँ भी कहा था नॉर्मल एब नॉर्मल वाला, लेकिन ये जो प्रोसेस के अंदर वाला लॉस है ना, ये वही है जो प्रोसेस के अंदर ही लॉस हो रहा है, उस प्रोसीजर का ही हिस्सा है। उबलने से ही ज़ाया हो रहे हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाने में ही टूट के गिर रहे हैं। तो ये 700 के 701 जैसे ही हैं और ये प्रोसेस के अंदर ही हो रहा है नुकसान। अब अगर आ गए हैं एबनॉर्मल, इसका मतलब है कि कम यूनिट्स बने। ये जो 10,000 किलो इन होके हमारा अंदाज़ा था कि 95 ही बना करेंगे, चलो यही ले लेता हूँ। इसका आंसर बताइए क्या बना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 48 ये जो सारा खर्चा था, अगर वाकई सिर्फ 500 किलो ही ज़ाया होते अगर, तो 9500 बनते। अगर 500 किलो ही ज़ाया होते और 9500 किलो बनते, तो वो जो 500 ज़ाया हो रहे हैं उनकी भी कॉस्ट है ना इनके अंदर, तो उनकी भी कॉस्ट ऊपर इनके ज़िम्मे क्यों डाली जा रही है? क्योंकि वो इन्हीं के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तो उनका बोझ इन्होंने ही उठाना है और उनका बोझ इसकी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर बिल्ड हो गया। इस पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई ना ये, क्योंकि 10,000 के 10,000 बन जाते तो नीचे 10,000 आता। अब खर्चा वही है लेकिन बने 9500 है, तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो ये ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि जो इन्हीं के लिए कुर्बान हुए थे उनका वज़न भी इन्हीं के अंदर बिल्ड हो गया। क्यों मान लिया इसी के अंदर, क्यों बिल्ड कर लिया? क्योंकि हमने सोचा था कि ये होना ही था, वो 500 इन्हीं के लिए ही कुर्बान होने थे, तो उनका वज़न इन्हीं को, हाँ इन्हीं को उठाना चाहिए था, इसलिए 9500 से डिवाइड कर दिया। अब अगर किसी वजह से, चलो नाअहली की वजह से 200 मजीद ज़ाया हो गए, इनका वज़न भी इन्हीं पे डाल दें। यानी अगर वैसे अगर सिंपल न्यूमेरिकली बात करें तो अब 2.5 लाख प्लस 140 प्लस 70,000 को किस पे डिवाइड होना चाहिए? 93 पे। वैसे अगर न्यूमेरिकली देखें तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या हर्ज है इसमें, क्या खराबी हो रही होगी? वो जो 200 हमारी सोच से फालतू ज़ाया हो गए उनका वज़न भी यही उठा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही करना था तो हमें ज़रूरत ही क्या थी नॉर्मल डिफ़ाइन करने की? नॉर्मल तो डिफ़ाइन ही इसलिए किए थे कि इतना नुकसान जायज़ है, इतने का वज़न इनको खुद ही उठाना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नुकसान हो गया और वो भी इन बचे कुचे पे डालना था, तो फिर नॉर्मल एबनॉर्मल की तमीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये तमीज़ की ही इसीलिए कि हम तमीज़ से रहें, और वो तमीज़ ये है कि इनका वज़न इन पे ना डालें। अब होगा क्या? होगा ये कि ये दोनों अपना अपना वज़न साथ मिलके उठाएंगे। ये इन दोनों के ऊपर बट गया। आंसर क्या निकला? यही यही यही। और अब हुआ ये कि इतनी कॉस्ट वाले इतने यूनिट्स आगे चले जाएंगे और इतनी कॉस्ट वाले इतने यूनिट्स P&L में चले जाएंगे। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की कॉस्ट कितनी एलोकेट की उनको? नॉर्मल लॉस वालों को कितनी कॉस्ट एलोकेट हुई? नॉर्मल लॉस वाले 500 को कितनी कॉस्ट एलोकेट हुई? कोई नहीं हुई। देखें जो नॉर्मल लॉस वाले 500 थे उनकी कॉस्ट को उनको हुई होगी कॉस्ट एलोकेट? उन्होंने अपने ऊपर को वजन उठाए हैं इधर नीचे? वो नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वजन भी कौन उठा रहा है? आउटपुट। लेकिन अब जब ज़्यादा ज़ाया हो गए तो उनको कहा चल शाबाश खुद उठा अपना वजन। इनका वजन ये क्यों उठाएं?
तो अब ये वजन, ये दोनों मिलके अपना अपना वजन उठा रहे हैं और इसका आंसर ये बना कि अब भी पर यूनिट इतनी ही निकली। और अब इसका इस्तेमाल क्या हुआ कि 9300 यूनिट 48.42 ईच वाले अगले प्रोसेस में जाएंगे और 200 यूनिट्स 48.42 ईच वाले ये पीएडएल में जाएंगे। तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो हम पर यूनिट कॉस्ट को ख़राब नहीं होने देंगे। जो बन गए हैं उनका कसूर नहीं है बीच में, तो हम इनका वजन उन पे नहीं पड़ने देंगे। तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा इसी में आगे चल रहा हूं, फार्मूला हो जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल, इधर आगे लिखता हूं, अभी इधर लिखना है अभी, डिवाइडेड बाय 9300 के 9500, हाँ प्लस, लेकिन 9300 या 9500, 95 के ये अपना बोझ खुद ही उठाएं। तो फार्मूला बना लेते हैं आउटपुट प्लस एबनॉर्मल। और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं लिखता जाऊँगा बार बार यूनिट साथ जब तक पक्का नहीं हो जाता। यहाँ मैंने लिखना है भी कुछ, जी इस मिसाल में आउटपुट क्या है, ये 93 प्लस 200, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो हमने नॉर्मल डिफाइन ही इसलिए किया है कि हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को ख़राब ना होने दें। ख़राब ना होने देने का मतलब है डिनोमिनेटर में अब भी पूरे 9500 ही आए। इन अदर वर्ड्स, हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकाल रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। फिर से सुने, अगर डिनोमिनेटर में अब भी बस आउटपुट ही लिख देता तो फिर सारा खर्चा किन पे बढ़ जाता, 9300 पे, यानी इन 200 निकम्मों का वजन भी यही उठा रहा होता। तो अगर इनका वजन भी इसने ही उठाना था तो नॉर्मल एबनॉर्मल के फ़र्क की ज़रूरत ही नहीं थी। नॉर्मल इसीलिए डिफाइन किया, इनका वजन बाकी उठाएंगे, इनके अलावा अपना अपना वजन सब खुद उठाएंगे। तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए इनके साथ इनको भी नीचे रख दिया कि ये अपना वजन उठाएं, और ऐसा करने से पर यूनिट कॉस्ट अब भी 48.42 आ गई। इन अदर वर्ड्स, हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे निकाल रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था, पर यूनिट कॉस्ट नहीं होने दी खराब। अब मेरे इस जुमले के बार बार बोलने के बाद बताएं मैं यहाँ पर क्या लिखूं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ अच्छा, असल में कबाड़िया को कितने बेचेंगे, असल में 700 बेचेंगे, लेकिन मैं वहाँ क्या लिखूं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 500 या 700, 500, क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकाल रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। तो पर अगर उतना ही होना चाहिए था और अब नॉर्मल लॉस हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट ख़राब नहीं होने देना चाह रहे, तो फिर उन 200 की रिकवरी भी ऊपर क्यों डालें, इसलिए ऊपर नॉर्मल की रिकवरी ही रहेगी। अच्छा, अब वो जो एक्स्ट्रा निकम्मे निकले इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ये करेंगे कि कॉस्ट नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स यहाँ से अब एक पुरानी बात याद कराता हूँ आपको। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की, या चलो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की भी जब एंट्रीज पढ़ा रहा था और उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस
हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ कबाड़ियों को बेच के रिकवर हो गया था, तो जितना रिकवर हो गया था वो कैश डेबिट था, और एबनॉर्मल लॉस में क्या गया था, कॉस्ट पूरी, या जितना कैश मिल गया वो माइनस करके ना, ये मैंने वही बात लिखी है कि जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट, लेकिन जो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा वो नेट करके एक्सपेंस बनेगा। क्या जी? एबनॉर्मल लॉस कौन सा है? 200, वो 200 एक्सपेंस बनेगा। 500 का मामला किधर गया? वो पर यूनिट में एडजस्ट हो गया। सवाल लिखें। अच्छा ठहर के लिख लें। क्या जी? समझ नहीं आई बात? जी बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा वाला है और जाएगा और फौरन जाएगा। ठीक है, नोटेड। चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May. Following information relates to process 1 for the month of May. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जी। अच्छा चलिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू 250,000 2,50,000 लाख रुपए, और ब्रैकेट में लिखिएगा 12,000 लीटर, 12,000 लीटर। यानी ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है इनपुट, ये 12,000 लीटर हैं जो इन हुए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 180,000, 180, 1,80,000। FOH 75% of direct labor cost, 75% of direct labor cost। नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट, 4% ऑफ इनपुट, 4% ऑफ इनपुट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, scrap value of defective units, ₹5 पर लीटर, ₹5 पर लीटर। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 700 लीटर, 700 लीटर। रिक्वायर्ड है आपसे नंबर 1 कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट पर लीटर। नंबर 2 टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, या ट्रांसफर्ड आउट एक ही बात है। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। और नेक्स्ट अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, amount of abnormal loss to be recognized in P&L करें।
आउटपुट 11,300 है, क्योंकि 12,000 इनपुट था और टोटल लॉस असल में 700 हुआ है, इसका मतलब इतने बन गए, और उस 700 में से इतना नॉर्मल था तो फिर इतना एब नॉर्मल है। 480 12,000 का 4%, ये नॉर्मल है, तो टोटल लॉस में से नॉर्मल निकाल लें तो बाकी एब नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल है। और 12,000 में से 700 लॉस हो गए तो बाकी इतने हज़ार लीटर बच गए, ये बन गए। कॉस्ट पर लीटर, मटेरियल कितना 250, लेबर 180, FOH 135 माइनस इनकी रिकवरी, इनकी 480 इंटू 5 रुपये, और डिनोमिनेटर में 11,300 भी और 220 भी। कितना है 48.84। चलें, जिनका गलत है इसमें बताइए, पूछिए क्या मसला है 220 यहाँ क्यों आया, कि 220 निकला कैसे, इधर क्यों आया, अभी तो बताया है। अभी तो बताया यार, यहाँ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं, तो मैंने वो लिख दिया 220, तो नहीं, वो तो आउटपुट फाइंड करने के लिए निकाले, मैं आपको वैसे बता देता 11,300 लीटर बने, भी नहीं निकाले, हमने तो आउटपुट फाइंड किया है। आउटपुट 11,300 लीटर है, तो 11,300 आउटपुट है, 220 एबनॉर्मल लॉस है, और इन दोनों ने आना है डिनोमिनेटर में, यही तो बात समझाई थी अभी। जी बताइए, इसमें और एतराज, और क्या पूछा था कि जो यूनिट्स कंप्लीट होके बाहर गए, यानी दूसरे प्रोसेस में गए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो वो थे 11,300 यूनिट्स इंटू 48.84 वाला एक, 551892, इतने टोटल रुपए के यूनिट्स हैं जो अगले प्रोसेस में गए। और तीसरी चीज़ क्या पूछी थी, जो एबनॉर्मल लॉस 220 यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट तो है 48.84, लेकिन इनमें से 5 रुपये रिकवर भी हो जाएंगे, तो एक्सपेंस बनेगा इतने रुपए कॉस्ट वाले हैं ना ये, तो इनको एक्सपेंस बना देते, लेकिन इतनी तो हो जाएगी रिकवरी इसमें से, तो बाकी है जो एक्सपेंस बनेगा 9644। ये है अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो।
हाँ भाई ठीक है यहाँ तक। ये बात एक दफ़ा दोबारा देखें, जितना खर्चा आया ये पूरे जितने इनपुट हुए उन सब का खर्चा है। अगर सोच से ज़्यादा ज़ाया हो गए और यहाँ पर सिर्फ आउटपुट लिखा तो उन ज़्यादा ज़ाया होने वालों का भी कसूर इन्हीं के ज़िम्मे आ जाएगा, तो ऐसा सही नहीं है। इसलिए डिनोमिनेटर में जो बने हैं वो भी आएंगे और जो ज़ाया हुए हैं वो भी आएंगे, ताकि दोनों अपना अपना वज़न खुद उठाएं और ये अपना वज़न लेके चले जाएं अगले प्रोसेस में और ये अपना वज़न लेके P&L में चले जाएं। 1.3 स्टूडेंट ने 5 पेपर दिए थे और उसका अंदाज़ा था कि 2 तो उड़ ही जाएंगे, सिर्फ 1 उड़ा है। तो खुशी की बात है कि दुख की बात? खुशी की बात। वो तो समझ रहा था 2 उड़ जाएंगे, अब वो जो फेल्ड समझा हुआ पेपर था वो पास हो गया, तो ये एक तरह का गेन है। बिजनेस ने सोचा था कि 500 तो ज़ाया होंगे ही होंगे, जबकि असल में सिर्फ 400 ज़ाया हुए। सोचा था कि 10,000 किलो डालेंगे तो 9500 किलो बनेंगे, ज़्यादा बन गए। इस ज़्यादा बन जाने को, या इन अदर वर्ड्स कम नुकसान होने को, एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अगर नुकसान हमारी सोच से कम हुआ तो इसको कहेंगे गेन। यानी अगर नॉर्मल लॉस ज़्यादा है और एक्चुअल लॉस कम है तो इसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। अगर नॉर्मल से ज़्यादा लॉस हो गया तो हम पर यूनिट कॉस्ट को होने दे रहे, तभी तो नॉर्मल लॉस डिफाइन किया था। तो फिर अगर नॉर्मल से कम लॉस हुआ तो भी ख़राब नहीं होने देंगे, यानी हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकालेंगे जैसे उतने ही ज़ाया हुए जितने होने चाहिए थे। तो बताइए इस फार्मूले में मैं क्या अब चेंज कर लूँ? आउटपुट 9600 माइनस ऐसा करने से डिनोमिनेटर में अब भी 9500 किलो ही आएगा। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वो एक सवाल की वैल्यूज आए ना फिर बताता हूँ। एबनॉर्मल गेन आने से फार्मूले में ये फ़र्क पड़ जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस नीचे से माइनस हो रहा था, गेन है तो लेस। एबनॉर्मल लॉस प्लस हो रहा था, ये माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या चेंज आएगी? ये प्लस हो जाएगा, ऊपर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये हम नॉर्मल लॉस ही की रिकवरी लिखेंगे, हैं? नहीं कुछ है ना, हम फिर भी यही समझेंगे कि 500 किलो ही ज़ाया हुए, तो हम ऊपर रिकवरी 500 की ही ज़ाया लेस करेंगे। अच्छा, इस लाइन में क्या फ़र्क पड़ेगा? इस लाइन की जगह क्या लिखूं?
अब आएगी नहीं लाइन। एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स तो हैं, तो इनके साथ कुछ तो सलूक होना चाहिए। इसको हम एज एन इनकम ले आएंगे। किस अमाउंट को? एबनॉर्मल गेन की क्या, कॉस्ट को या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू? सिर्फ कॉस्ट को। एबनॉर्मल गेन वो है जो ज़ाया नहीं हुए, कॉस्ट या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सवाल लिखें, सवाल से समझाता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैंने कौन सा फौरन पेन छीन लिया, आप इसको लिखें, मैं बाद में लिखवा देता हूँ सवाल। यहाँ तक नोट करिए, ये हो गया एबनॉर्मल गेन हो गया। फार्मूले में ये चेंज आई, और ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी थी, पहले लॉस था तो एक्सपेंस कहा हुआ था, अब ये इनकम है। ये यही है, ये ऐसे ही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब इस बात का जवाब कि एबनॉर्मल गेन है तो स्क्रैप वैल्यू कहाँ से आई है, फिर भी है। वैल्यूज लेने फिर वजह बताता हूँ। हाँ, अभी भी अलग अलग ही लिखा है। हाँ, पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ था 9300 और प्लस 200 किए हुए थे, ताकि हमारी कैलकुलेशन में 9500 यूनिट्स ही डिनोमिनेटर में आए। नहीं, वो जो मैं बार बार बोल रहा था ना, वो फिगर बोल लेते हैं ना, 9300 प्लस 200, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये मैं ये कह रहा हूँ 4% ना बोले ना, ये वैल्यूज बोल लें। मैंने पहले लिखा था इधर 93, इधर लिखा था 700। इसके हिसाब से बोलिए क्या कह रहे हैं। नहीं, आप ऐसे ही बताएं। वो मैंने बार बार असल में ये चीज़ें बोली हैं ना, तो फिर वो डबल फिगर हो जाएंगे। क्या लिख दूं डायरेक्ट, बताएं। 10,000 किलो इनपुट हुआ, 700 ज़ाया हो गए, होने इतने चाहिए थे, बहरहाल 700 हो गए, 93 बना। पहले ये लिखा था मैंने, आप कह रहे हैं डिनोमिनेटर में 93 ही लिखने बस। अच्छा, दिस प्लस 93 प्लस 200 लिखने की बजाय, और 96 माइनस 100 लिखने की बजाय वैसे ही 9500 लिखने, ये कह रहे हैं आप? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि इस फार्मूले को ना मैंने बाद में एक स्टेटमेंट में बदल देना है, तो वहां पर मैंने ऐसे ही याद करवाना है, आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, इसलिए अभी से ही ऐसे चला रहा हूं। नोटेड? चलें, सवाल लिखिए जी। है? Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. है जी? पूछा कुछ? अच्छा, following information relates to process 1. Following information relates to process 1 for the month of May. जो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1
for the month of May. Direct material cost, 360,000. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने कही है 360,000, 3,60,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा 4,000 kg, यानी 4,000 किलो है जो इनपुट हुआ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1,100,000। FOH 80,000, 80,000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट जी। एक्चुअल लॉस 300 kg, 300 kg, और एक्चुअल लॉस कहा है 300 kg। स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, स्क्रैप वैल्यू 0। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, जिसके लिए जाहिर है आपको पहले पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। और दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। चलें, फार्मूला आपके सामने है, सारा कुछ करें सॉल्व जी। टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L यानी जितनी इनकम बनानी है वो बता दीजिए, और कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट बता दीजिए। जो यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र आउट हुए उनकी टोटल कॉस्ट बता दें, जिसके लिए यकीनन आपको पहले पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, और एबनॉर्मल गेन जितनी इनकम बनानी है वो भी टोटल अमाउंट बता दें। करिए। हाँ जी, डन।
तो मैं सॉल्व करूं। कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कितना 360, लेबर FOH है 80। अच्छा मैंने एक दो सवालों में ऐसे लिखा है तो अब कह रहा हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कन्वर्जन। रिकवरी नहीं है। आउटपुट कितना 4000 किलो इनपुट था, जबकि एक्चुअली कितना ज़ाया हुआ 300। असल में तो 300 किलो ज़ाया हुए ना, तो 3700 किलो बन गए। 3700 माइनस 100 150 ओके। पूछा था मैंने टोटल कॉस्ट जो बने उनकी, कितने बने 3700 इंटू 555। और मैंने पूछा कि एबनॉर्मल गेन इनकम कितनी, तो 100 इंटू 15,000। कैलकुलेशंस पहले देख लीजिए, इसमें कोई एतराज़ है तो बताएं, फिर मैं इसकी वजह बताता हूँ कि इसको इनकम क्यों बनाते हैं। ना बताऊँ वजह है? इस सवाल में है स्क्रैप, तो फिर अभी कैसे बताऊँ, अभी स्क्रैप के बगैर लिखा है सवाल, फिर स्क्रैप भी डाल दूँगा इसमें। चले इसकी वजह देखें। इस महीने में असल में टोटल खर्चा कितना हुआ है, ये मिटा दूं ये। अच्छा हम ना एंट्रीज पढ़ेंगे, मैं अभी वैसे ही बस समझाने के लिए शायद डबल एंट्री का सहारा ले लूं। मैंने कहा कि असल में टोटल खर्चा हुआ कितना, मटेरियल कितने का लगा 360, लेबर FOH कितने के लगे मिनट, तो कितना टोटल खर्चा हुआ 5। अब देखने वाली बात यह है कि 540,000 रुपीज खर्च करके 5,55,000 की चीजें कैसे बन गई। इस लाइन का क्या मतलब है कि जितने यूनिट्स बन के इस प्रोसेस से आउट हुए वो कॉस्ट, उनकी कॉस्ट 5,55,000 है। भाई टोटल खर्चा ही नहीं आया 555, तो उनकी कॉस्ट कैसे 555 हो। एस्टीमेट गलत हुआ, ये है सही, क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी ही इस बेस पे है कि जितना लॉस होना चाहिए था उतना ही हुआ, ताकि जब भी नॉर्मल लॉस से कम या ज्यादा हो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ना खराब हो। अच्छा खराब होने से मतलब है बार बार फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो हम कैसे प्राइस कंट्रोल रखेंगे, उसको स्टेबल रखने के लिए नॉर्मल लॉस डिफाइन किया जाता है। इसलिए है तो ये सही, लेकिन ज्यादा आंसर इसलिए आ गया क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन किस बेस पे कर दी कि 400 जाया हुए, जबकि 100 तो जाया ही नहीं हुए, इसलिए आंसर आ गया ज्यादा। अब इसको पूरा करने के लिए इतने खर्चे में अगर इतने की चीजें बन गई तो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे 3600 यूनिट्स तो बने खर्चा करके, और बाकी जो 100 हैं वो ऐसे ही चुंगे में बन गए। तो वो जो चुंगे में बन गए, चुंगा समझते, वो जो चुंगे में बन गए वो इनकम है।
चूंगा कहते हैं ऐसी बगैर खर्चा किए जो ऐसी फ़ायदा हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन हमने 150 इस बेस पे की थी कि जैसे 3600 बने, तो चलो हम कह लेते हैं ठीक है 3600 बने 150 वाले, तो ये जो 700 फालतू बन गए ये फिर चूंगा है, ये हमारी इनकम है। इसलिए इस 15,000 को हम इनकम कह रहे हैं, इसलिए इनकम कह रहे हैं, नहीं अभी क्लास नहीं खत्म हुई। क्या हो गया, समझ नहीं आई, पूछा है कुछ? जाओ चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हो गए 4:30। इस 15,000 को इनकम क्यों बना रहे हैं? ओके, एक और सवाल लिखें, बस इस सवाल को सॉल्व करवा के आंसर आके उसकी एक्सप्लेनेशन करके बस फिर छुट्टी। नहीं प्रोसेस एक नहीं है। अच्छा हाँ। हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 555 ही बनाएंगे। अच्छा वो पहले पूरा कर लें फिर क्लास के बाद। अगला सवाल लिखें जी, सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट। अगला सवाल लिखिए, सेम डाटा है एक्सेप्ट अब की बार स्क्रैप वैल्यू भी है और वो है 18 रुपए पर केजी, ₹18 पर केजी। सारा डाटा वही है, बस स्क्रैप वैल्यू डाल दी मैंने अब 18 पर केजी। सेम रिक्वायरमेंट है, करें सॉल्व। रिक्वायरमेंट दोनों सेम है, एक रिक्वायरमेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और एक रिक्वायरमेंट है एबनॉर्मल गेन की अमाउंट जो पीएनएल में जानी है। सारा डाटा सेम है, स्क्रैप वैल्यू 18 रुपए ₹18 पर केजी बताइए बस, बाकी सब डाटा वही है। मैंने सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछी, कहा है मैंने सेम रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। जल्दी जल्दी भाई, घर नहीं जाना क्या, जल्दी करें।
क्या है नॉर्मल लॉस? जो लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल के जिम्मेदारी उतार के बैठ गए, मैंने कहा था सवाल पूरा करें। कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और अमाउंट जो एबनॉर्मल गेन की इनकम बननी है ये कैलकुलेट करनी है, कर ली। चलें कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं। इधर क्या फर्क पड़ेगा? -18 इंटू 400, क्योंकि नॉर्मल लॉस ही आना है ऊपर। इसका आंसर आ जाएगा 1। जितने यूनिट्स बने इंटू 148, 547, यहाँ कितना? जो फार्मूला लिखा है मैंने उस फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं बस। हाँ जी। अच्छा, जो लोग इसी पे मुतमईन हैं कि बस करना है तो करना है, तो बस सवाल हो गया, जाए जाना है तो। और जिन लोगों को वजह जाननी है कि क्यों माइनस किया है, वो बता रहा हूँ। जिन्होंने नहीं जाननी वो जाएं, नहीं गए बस बैठे रहें। दो वजह बता रहा हूँ, आप देख लें दोनों में से जो ठीक लगे। और अगर दोनों ही ना समझ आए तो बस करना तो ऐसे ही है। एक वजह, नेट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। नेट अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ रिकवर भी हुआ। नेट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा नेट एक्चुअल क्या हुआ। असल में कितने बेचे कबाड़िए को? असल में 400 के 300? 300। असल में 300 बेचे हैं। असल में 300 ही की रिकवरी हुई है। फाइव 3 4 6 00। देखें असल में ना रिकवरी हमें 300 यूनिट्स की ही हुई है, क्योंकि वो तो बस ख्याली बात थी 400 ज़ाया होंगे, असल में तो 300 हुए हैं, इसलिए असल में रिकवरी इनकी हुई। डबल एंट्रीज ऐसे नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं, सिर्फ टैली करने के लिए भी, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अगले प्रोसेस में चली गई चीज, अगले प्रोसेस के नाम से ये डेबिट, वर्क इन प्रोसेस टू डेबिट, ये अगला प्रोसेस बन गया। ये कितने से? असल खर्चा कितना हुआ नेट? जिनको लगता है कि नहीं ये 18 माइनस नहीं, ये तो 148 पे आना चाहिए था, ये माइनस नहीं होना चाहिए था 148, तो ये क्या बना 14,800। आप यहाँ 13,000 लिखेंगे तो आपकी डबल एंट्री पूरी होगी, 14,800 से नहीं होगी। देख लें, इसको 13 से इनकम बनाएंगे तो आपका हिसाब किताब पूरा होगा, 14,800 से नहीं हिसाब किताब पूरा होगा। तो एक ये वजह है कि हम इसको नेट करेंगे तो ही जाके ये टैली होना है, अगर इसको इनकम बना लिया तो फिर वो टैली नहीं होना। एक वजह। एक और वजह सुन लें,
कबाड़िया को कितने बेचे? 300। लेकिन इस फार्मूले के अंदर हमने ऊपर 400 की 18 माइनस कर ली, खर्चों में से माइनस कर लिया 400 इंटू 18, कितना फालतू लेस कर लिया? 100। यानी 100 इंटू 18 हमने फालतू ऊपर से लेस कर लिया। हम 100 इंटू 18 का ऑलरेडी बेनिफिट ऊपर ले चुके, इसलिए अब जब हम इसको इनकम बनाने लगेंगे तो उस 18 का ऑलरेडी बेनिफिट ऊपर ले लिया, इसलिए वो छोड़ दें, बाकी को फिर इनकम माने। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मुलाकात होगी।